जैसा ये सेशन है वेबिनार का, केपी एस्ट्रोलॉजी, जैसा आपको सामने दिख भी रहा होगा, कृष्णमूर्ति प्रश्न ज्योतिष, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि ये प्रश्न ज्योतिष का बैच स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं काफी लंबी प्लानिंग में था अभी। लगभग मुझे लगता है कि रिक्वेस्ट पिछले 6 या 8 महीने से मेरे पास आ रही थी, या मैं और पीछे चला जाऊं, 1 साल आप मान के चलिए, ये रिक्वेस्ट आ रही थी। तो जो प्रश्न ज्योतिष का जो कॉन्सेप्ट है, प्रश्न ज्योतिष की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले तो आप लोग ये समझिए। सबको हमारी आवाज ऑडिबल है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत है? हमारी आवाज सबको आ रही है ना? यस, आ रही है। आ रही है। ओके, ओके, ओके। मतलब कि बेस्ट करने के लिए मैंने म्यूट सबको कर रखा है। ऐसे म्यूट अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड नॉइज होगा तो आप बात को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ से म्यूट कर रखा था। बट अपने हिसाब से उसको अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत ना पड़े तो बाद में करेंगे हम लोग अनम्यूट अपने आप को, क्योंकि पहले पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए क्या है, और इसकी जरूरत क्यों है, और क्यों देखा जाता है, और इसकी एक्यूरेसी कितनी है। इंपॉर्टेंट क्या है? एक्यूरेसी। तो लास्ट मान के चलिए कि 1 ईयर से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो है मैं एक बैच स्टार्ट करूं जिसमें प्रश्न ज्योतिष का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूं। अब बात आती है कि प्रश्न ज्योतिष क्यों जरूरी है। प्रश्न ज्योतिष क्यों जरूरी है, तो अगर आप वैदिक जानते हैं या भृगुनंदी नाड़ी जानते हैं, कोई भी जानते हो, तो वो क्या करती है ना कि जो वैदिक ज्योतिष है और भृगुनंदी नाड़ी की ज्योतिष, और वैदिक में भी अपनी भी प्रश्न कुंडली है। जैसे अगर आप पराशर को देखें तो बीपीएचएस में एक कॉन्सेप्ट है, एक चैप्टर है मूक ज्योतिष, मूक, मूक ज्योतिष। तो उसमें भी इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया और कुछ कॉन्सेप्ट भी दिए। फिर अगर आप और अच्छी स्टडी करते हैं वैदिक ज्योतिष में, तो किताब आती है, बुक आती है प्रश्न मार्गा। वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें गिवन है, और उससे आपको पता चलता है कि कैसे हम लोग प्रश्न कुंडली को लगाएं। इसमें ये बताया गया, जैसे प्रश्न मार्गा में ये बताया गया, अगर आपने पढ़ा हो तो, जिनको ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि अगर आप किसी व्यक्ति की, यानी कोई जातक आपके पास आया है, अगर आप उसकी कुंडली को देख रहे हैं, अगर आप उसकी कुंडली को देख रहे हैं, तो जब वो आया या जब आप देख रहे हैं, तो उसी एट द सेम टाइम, उसी सेम समय पर आप उसकी प्रश्न कुंडली भी बनाइए। ये प्रश्न मार्गा में लिखा हुआ, आप ध्यान से अगर पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा। आप जो है उसकी प्रश्न कुंडली भी बनाइए। अगर प्रश्न कुंडली में चलने वाली दशा अंतरदशा कैसे बनाएंगे, कोई व्यक्ति जब आपके पास आया या किसी ने आपके पास फोन किया और अपने बारे में जानना चाहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि एट प्रेजेंट टाइम का आप वही डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का मतलब हो गया जिस वक्त क्वेश्चन है उसका आप प्रश्न डालेंगे, उसी का टाइम डालेंगे, एंड प्लेस जहां पर आप बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, जहां से कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा वहां से नहीं, जहां आप बैठ के उसका सोल्यूशन आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ज्योतिषी सलाह दे रहे हैं या एस्ट्रोलॉजिकल आप उसको गाइडेंस दे रहे हैं। आप जहां पर बैठे हैं वहां का प्लेस डालना चाहिए। मान लीजिए किसी ने फोन किया आपको, किसी भी अहमदाबाद से फोन किया, बट आप अगर दिल्ली में तो दिल्ली डालेंगे, या उल्टा कर लीजिए, किसी व्यक्ति ने दिल्ली से फोन किया और आप अहमदाबाद में बैठे हैं, तो आप जहां पर बैठे वहां का प्लेस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्लेस कहां का जाता है? जहां पर आप बैठे हो। एक ये क्लियर हो गया होगा। तो प्रश्न मार्गा ये कहती है कि जब आप उस व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं, और अगर व्यक्ति की कुंडली में चलने वाली दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 3 स्टेप तो कम से कम फॉलो करते ही होंगे आप। दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आपको नेगेटिव दिखाई देती, जो वो पूछ रहा है, अगर उसके लिए वो नेगेटिव दिखाई दे रही, और साथ में अगर कुंडली में, यानी प्रश्न कुंडली के अंदर भी नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो ये प्रॉब्लम जो है उसकी अपनी भी है, यानी अपने द्वारा वो क्रिएट की गई है। और चूंकि उसके प्रारब्ध भी उसको ये बता रहे हैं कि भाई ये टाइम है, आपको अपनी प्रॉब्लम जो आपने पास्ट लाइफ में क्रिएट करी थी, तभी आपको कुंडली वैसी मिली, तभी आपको दशा वैसी मिली, उसका समय आ गया कि आपको भोगना पड़े। प्रश्न मार्ग। दूसरा, प्रश्न मार्ग ये कह रहा है कि अगर बाय द वे जो व्यक्ति आपके पास आया है, पूछ रहा है, अगर प्रश्न कुंडली में चलने वाली दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा एंड ट्रांजिट
तो बहुत जरूरी है लगाना। ट्रांजिट नेगेटिव दिखा रहा है जो उसका क्वेश्चन है, और लेकिन जन्म कुंडली में उसका सही समय नजर आ रहा है। तो अगर आप केवल जन्म कुंडली रखे पड़े तो आप कहेंगे नहीं भाई समय तो सही है, लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अब पता नहीं कैसे आप देखते हैं, उसमें तो एक्यूरेट दिख जाता है। या फिर आप जबरदस्ती कोई कॉन्सेप्ट फिट करिए, क्योंकि मुझे लगता है सभी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर है, तो ज्यादातर क्या करते हैं कि लोग अनुमान लगा देते हैं। ये तो अनुमान लगाना ही गलत है, जो सही है वो सही है। आप अपने बुद्धि विवेक को यूज करिए और अनुमान लगाना छोड़िए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये समस्या है, और कोई अगला व्यक्ति जानकार है और वो पूछ रहा है कि आपने ये क्या देख के बताया, तो वो गुस्साने लगते, इरिटेट हो जाते, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो वो गुस्सा उतारने लगते, गए तुम ऐसे समझते हो या तुम धर्म का मजाक उड़ो। मतलब धर्म की आड़ लेकर के हम अपने आप को बचाते। देखिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, सभी ज्योतिष है, सभी जानते हैं, जो कि एकदम गलत, जो कि एकदम गलत है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है तो पहले भाई वो तो स्टडी करें, थॉरोली स्टडी करें, हर किताब को लेकर के पढ़ें, एक एक चीज पढ़ें, एक एक फार्मूला लेकर नोट्स बना बना के उसको लगा लगा के देखें। तो वो तो खैर भाई जेन्युइन प्रॉब्लम आपसे, आज आपके सामने कोई एक व्यक्ति, कल 10 भी व्यक्ति आ सकते हैं, तो उसमें इंसल्ट आपकी होगी, ये तो खैर बर्दाश्त के बाहर है। हाँ लेकिन अब हम आते हैं, जैसे आपको आता है, आप कुंडली देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लर्नेड एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं सारे, ये तो खैर एकदम बेसिक, जिनको कुछ भी नहीं आता वो इस प्रकार की हरकत करते हैं, जो कि बहुत खराब बात है। आप गुस्सा क्यों रहे हैं? आपको नहीं आता, आप एडमिट करिए। आप इरिटेट हो जाते हैं, गुस्साने लगते हैं कि मतलब आपकी सही किसी के साथ भी हो सकता है, खैर। तो जब आपने उसकी कुंडली को देखा और उसमें आपको सही समय नजर आ रहा है, ट्रांजिट भी सही चल रहा है, फिर भी उस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है, तो प्रश्न मार्गा कहती है जरा आप प्रश्न कुंडली को उठा के देखिए कि प्रश्न कुंडली में तो कोई नेगेटिव टाइम नहीं आपको दिख रहा। अगर प्रश्न कुंडली में खराब समय आपको दिखाई दे रहा है, जो प्रश्न पूछा गया, अब कोई बोले कि खराब समय क्या होता है, तो क्या हमेशा 6 8 12 की दशा या 6 8 12 में बैठे प्लेनेट की दशा या डेबिलेटेड यानी नीच के प्लेनेट की दशा हमेशा खराब जाएगी? नहीं, ये बहुत खराब बात, ऐसा नहीं होगा। खराब समय का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति का प्रश्न है, क्वेश्चन है, आपसे कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने जॉब के लिए पूछने आया, तो जॉब से रिलेटेड जो खराब दशाएं हैं, तो उन्हें तो पहले पता होना चाहिए जॉब से रिलेटेड अच्छी दशाएं कौन सी होती हैं और जॉब से रिलेटेड खराब दशाएं कौन सी होती है। एक यहां पे भी बहुत ज्यादा मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया कि लोग एक ही चीज को खराब कर देते हैं, 6 8 12 को खराब करे, भाई आपकी 8 की दशा चल रही तो आप पे खराबी हो रही। आप अगर आप ऐसे 15 20 हॉरोस्कोप पे लगा के देखेंगे तो 50% लोगों के पास 8 की दशा चली, लेकिन वो बहुत राइज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 8 और 12 6 की दशा चले व्यक्ति जो है जॉब में नुकसान करेगा या उसके बिजनेस में लॉस होगा, ऐसा नहीं। तो जॉब के लिए या प्रोफेशन के लिए या बिजनेस के लिए कौन सी अच्छी दशाएं हैं और कौन सी खराब दशाएं, मेरा ये क्वेश्चन है, या मैं ये बात कह रहा हूं। कोई व्यक्ति अपनी आया कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो बच्चे की कुंडली आपने देखी, तो बच्चा नहीं पढ़ा है, तो पढ़ने की कौन सी दशा है अच्छी और पढ़ने की कौन सी दशा है खराब, पहले तो ये पता होना चाहिए। और खराब ट्रांजिट क्या होता है पढ़ने के लिए और अच्छा ट्रांजिट क्या होता है ये पढ़ने के लिए, ये पहले आपके पास एकदम क्लियर कट होना चाहिए। तो अब प्रश्न मार्गा कहता है कि कुंडली में जो व्यक्ति का कंसर्न है, जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे रिलेटेड दशा अगर अच्छी है लेकिन प्रश्न कुंडली में खराब है, तो ये व्यक्ति की समस्या खुद इसी जन्म में उसी के हाथों के द्वारा क्रिएट की गई। प्रश्न मार्गा दोनों जगह खराब है, तो उसने अपनी क्रिएट तो करी हुई है, और साथ में क्या नाम है उसका प्रारब्ध भी, उसका समय आ गया उसको फल देने का। कुंडली में अच्छी है, प्रश्न कुंडली में खराब है, तो ये प्रॉब्लम उसके द्वारा क्रिएट की गई है। दोनों अच्छी है, तो अब ये टाइम है कि भाई जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछना रहा उसमें भी राइज करेगा और उसके कर्म भी ऐसे हैं जो राइज करेगा। लेकिन उल्टा कर लीजिए, प्रश्न कुंडली में अच्छा दिख रहा है और जन्म कुंडली में खराब दिख रहा है, तो क्या हो जाता है कि व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो राइज कर रहा है, जन्म कुंडली वहां पर थोड़ा सा दब जाती है। तो ये है प्रश्न मार्गा का कॉन्सेप्ट। आप शुरू के ही अगर आप अध्याय में जाएंगे तो आपको ये सारी बातें मिलती जाएंगी।
और धीरे 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 आप उसकी स्टडी करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो यही, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कृष्ण प्रोफेसर कृष्णमूर्ति के मूर्ति, एस मूर्ति नाम है इनका, प्रोफेसर एस कृष्णमूर्ति, जो केपी सिस्टम स्कैलर सिस्टम को लेकर आए। ये भी बहुत बढ़िया वैदिक की जानकार थी और बहुत अच्छी जानकारी इनको थी, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी, मतलब हम लोग तो क्या है इनके सामने, कुछ नहीं। लेकिन जब ये कुंडली में जो लिखा होता था उसको लगाते थे तो एक्यूरेट होता ही नहीं था, मतलब कभी सही हो जाता था कभी गलत हो जाता था। ये डिस्कस भी करते थे लोगों के साथ, यार ये देखो ये कॉन्सेप्ट लिखा और मैं लगा रहा हूं, ये इसमें नहीं लग रहा है, क्या रीजन है, किताबों में तो लिखा है। तो लोग इनके ऊपर भी, जैसे नहीं बताया कि नहीं अगर आपको आता था आप गुस्सा आने लगते हैं, तो इनके ऊपर भी लोग गुस्सा आ जाते और इनको अनाप शनाप कह देते थे। बट ये कहते थे चलो मान लो कोई बात नहीं, उसने अनाप शनाप कह दे, लेकिन आपका दिमाग तो है, व्यक्ति इनके पास बहुत दिमाग था, सोचने में मजबूर हो जाते थे कि क्या रीजन है कि जो लिखा हुआ है लग क्यों नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं लू फॉल। तो इसी को ये सोचते 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 एक इन्होंने एक सिस्टम बनाया और उसी को हम लोग केपी सिस्टम कहते हैं। मींस केपी सिस्टम वैदिक से अलग नहीं है, पहली बात, सेम सिस्टम है, वही चीज उठानी। तो क्या ये कुंडली में भी लगाया जा सकता है? यस, बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो कृष्णमूर्ति के बारे में, यस कृष्णमूर्ति, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति, इनकी एक वैज्ञानिक दृष्टि थी और इन्होंने भविष्य कथन के लिए बहुत सटीक प्रणाली निकाली, बहुत सटीक प्रणाली निकाली। हमें लगता है आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा हो, कोई प्रॉब्लम मुझे लगता होनी नहीं चाहिए, आवाज भी ऑडिबल है और सब कुछ ठीक चल रहा है। एम आई राइट? अगर कोई प्रॉब्लम किसी को है तो मुझे बता सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना यहाँ पर? आप मैसेज भी कर सकते हैं, जो मैं मैसेज देख लूँ। ओके ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। तो इन्होंने क्या किया कि एस कृष्णमूर्ति, जिनका जन्म 1908 1908 में तमिलनाडु में हुआ था, और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और जीवन बहुत संघर्ष के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन आरंभ किया। वे एक सामान्य पृष्ठभूमि से, तो कोई बहुत हाई फाई फैमिली के नहीं थे, सामान्य पृष्ठभूमि के थे, परंतु ज्योतिष में अद्वितीय कौशल इनको प्राप्त था, जैसे मैंने बताया। और केवल पारंपरिक पद्धतियों, पारंपरिक मतलब क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक चलती है, वैदिक सबकी मदर है, जितनी भी एडवांस एस्ट्रोलॉजी है सबकी मदर वैदिक ही है। पद्धतियों का समझा, बल्कि जहां त्रुटियां थी वहां उन्हें सुधारने का भी प्रयास किया। जैसे मैंने बताया ना, ये डिस्कस भी करते थे लोगों के साथ, बट कोई इनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर ही नहीं करता था और सब वही गुस्साने लगते थे, नहीं तुम ये बर्बाद करो, तुम्हें ये कुछ नहीं आता, तुम धर्म के अपोजिट बोल रहे हो। भाई धर्म कहां से आ गया ज्योतिष में? अब कोई अगर लॉजिकल, अगर कोई भी पढ़ा लिखा और अच्छा आदमी, दिमाग वाला आदमी बात उठाएगा तो उसमें घुसाने की क्या बात है? आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, यू आर एलिजिबल टू गिव आंसर, और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं, आपको देना भी चाहिए हर बात का आंसर। तो यही इनके साथ भी होता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो भविष्यवाणियां थी, इसमें परिशुद्धता यानी शुद्धता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयोग किए, और अंत में एक ये रिजल्ट इन्होंने निकाला, जब तक प्रत्येक, ये ध्यान समझिएगा, जब तक प्रत्येक ग्रह की राशि और नक्षत्र स्थिति को सटीक रूप से नहीं समझा जाएगा, तब तक पूर्णता सही भविष्य कथन असंभव है। यानी जब तक राशि का गेम क्या है, ये जो राशि आई ना, ये बहुत इसने खराब काम किया, राशि वाला जो। अच्छा, राशि भी जब मैंने इनकी बात को, मैंने लगभग आज से 7 और 8 ईयर पहले पढ़ा था। इन्होंने कहा कि जो राशि, मतलब ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, तो बोले राशि और नक्षत्र को जब तक आप मिलाएंगे नहीं। मैंने कहा ये क्या सिस्टम आ गया, राशि नक्षत्र नहीं मिलाएंगे, मतलब कुछ गड़बड़ी है क्या? तो ये मानते थे कि कोई भी ग्रह किस राशि में है ये कम महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वो किस नक्षत्र में स्थित है और किसके उपनक्षत्र में स्थित है, सब लॉर्ड में स्थित है। यही तत्व भविष्यवाणी की असली इनकी कुंजी बना। नक्षत्र और उपनक्षत्र क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये समझ जैसे जैसे उनकी साधना में, मतलब प्रैक्टिस में प्रकट होती गई, ये सिस्टम वैसे वैसे डेवलप करता चला गया। ये जो आप राशियां देख रहे हैं ना, ये जो राशियां भारतीय ज्योतिष शास्त्र की मूल धारा, साक्षात दार्शनिक, जैसा अब यहां से ये जो यूनानी लोग यहां पे आ रहे हैं, ये राशि के चिन्हों को दीवार पर चित्रित करते थे और आकाशीय ज्योतिष को जीवन शैली का हिस्सा मानते थे। असली गड़बड़ी यहां से स्टार्ट हुई।
असली गड़बड़ी क्या स्टार्ट हुई, देखिए ये है, ये दो आप देख रहे हैं ना, ये दो व्यक्ति, ये ये जो दो व्यक्ति हैं, हिप्पोर्क्स और टॉलेमी, यही वह व्यक्ति थे जिन्होंने 12 राशि, ये कौन थे, ये ग्रीक यूनानी, कहां से आए, सिकंदर आया, सिकंदर ने आक्रमण किया, यहां की जो चीजें मिली, यहां से भी बड़ा इंस्पायर्ड हुआ, यहाँ के ज्योतिषों से और भविष्यवाणियों से। तो और इनकी भी जो ग्रीस, जिसको यूनानी मतलब जो आज ग्रीस है, जिसको ग्रीक कहते हैं, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इन्होंने 12 राशियों को लेकर के काम किया। जो हम लोग, अगर आप महाभारत उठा के देखिए, उससे पास्ट में चलिए, रामायण में चलिए, तो आपको राशि का जिक्र इतना नहीं मिलेगा जितना नक्षत्र का जिक्र मिलेगा। ये जो राशियां, ये हुई तो बड़ी आसान, हमारा समझना बड़ा आसान हो गया कि भाई 12 राशियां आपने तुरंत डिवाइड कर दिया। जबकि अगर आप महाभारत में उठा के देखते हैं, या महाभारत में जो चीज चलती थी, आपने सुना भी होगा, वो नक्षत्र बेस पे चलती। प्रॉब्लम असली यहां से स्टार्ट हुई। गलत नहीं किया इन्होंने, लेकिन ना, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी थी, भारतीय ज्योतिष, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का मैशअप हो गया, और वो खिचड़ी आज तक हम लोग खा रहे हैं। यही तो समझ पाए थे कि ये गड़बड़ी हो रही है। वही तो उन्होंने कहा कि जब तक आप राशि और नक्षत्र को सही तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक आपकी प्रेडिक्शन गलत ही जा रही। राशि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, जितनी नक्षत्र इंपॉर्टेंट होती है। ये हिप्पोकार्प्स और टैलेमी के द्वारा ये 12 राशियां बनाई गई। उन्होंने पूरे आकाश को 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वो 12 से फिर बाद में उसके सामने अंदर नक्षत्र ही, जानते ही होंगे आप कि हर एक राशि में 2.5 नक्षत्र हैं, यानी 9 चरण हो गए टोटल मिला के। ये बाद में और क्लासिफिकेशन हुआ, लेकिन हमारी नॉलेज और हमारी थोड़ी सी आलस्य और कम पढ़ने की जो आदत थी आजकल के एस्ट्रोलॉजर में, ये और दिक्कत कर गई। केवल वो राशि राशि खेलने लगे, राशि राशि खेलने लगे। इस कारण से प्रेडिक्शन पलटने लगी, प्रेडिक्शन पलटने लगी, भविष्यवाणियां पलटने लगी। तो ये इन्होंने, अब जो ये राशियां ये जो है, ये वेस्टर्न के अकॉर्डिंग तो अच्छी है, लेकिन हम लोग इसको बहुत यूज अगर करते हैं तो हम दिक्कत हो जाती। उसको दिक्कत होगी जो केवल राशि जान रहा है, नक्षत्र जान रहा है, उसको दिक्कत नहीं होगी। और डीप में जाएंगे और समस्या, प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। देखिए, सन 1961 से 1974 तक एच कृष्णमूर्ति जी ने हजारों कुंडलियों पर परीक्षण कर इन सिद्धांतों को प्रमाणित किया, और उनके अतिक परिश्रम और लेखन कार्य ने इस प्रणाली को भारतीय ज्योतिष शास्त्र में एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि कोई भी ग्रह शुभ और अशुभ नहीं होते, कोई भी ग्रह शुभ अशुभ नहीं है, वो केवल वही फल देता है जो उसके अधीन भाव दर्शाते हैं। हम लोग आज शुभ अशुभ खेल रहे हैं, ग्रह नीच का है, दशा चल रही है, होशियार हो जाओ, ग्रह उच्च का है, दशा चल रही है, खराब हो जाओ। इसी पे तो ये परेशान हो गए थे, इसी पे तो ये परेशान हो गए थे। ग्रह जो है बहुत पीड़ित हो रहा है, परेशान हो गए। यहां पे केपी के अंदर नीच, उच्च, शत्रु, कह रहे राशि पे हम देख क्यों रहे। कोई भी प्लेनेट अगर उस चीज का वो कमिटमेंट लेकर आ रहा है तो वो फल देगा। कैसे देगा, इनकी अपना एक, इन्होंने नक्षत्रों के हिसाब से कॉन्सेप्ट को जनरेट किया, नक्षत्र के हिसाब से कॉन्सेप्ट को जनरेट किया। तो यही इन्होंने लिखा कि कोई ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता, वह केवल वही फल देता है जो उसके अधीन भाव दर्शाता है। मतलब कि अगर कोई ग्रह उच्च की दशा में व्यक्ति चल रहा है तो क्या उसके साथ हमेशा अच्छा होगा, तो कहने की वहां पर अच्छा होगा जो जो वो ग्रह जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस अब मान लीजिए कोई शादी के लिए किसी का ग्रह अच्छा चल रहा है, तो जरूरी है नौकरी के लिए अच्छा चले। यानी वो जो दशा, चाहे उच्च की हो चाहे नीच की हो, चाहे जैसी हो, जो दशा आई उसने शादी को प्रॉमिस कर रखा, वो शादी दे रही है। बट उसने जॉब लेने का प्रॉमिस भी तो कर रखा, वो देगा। तो इनके हिसाब से कहते हैं कि आप शुभ और अशुभ, कहते हैं सारे ग्रह शुभ हैं और सारे सारे ग्रह अशुभ भी हैं। ये डिपेंड करता है हम जानना क्या चाहते हैं, हम देखना क्या चाहते हैं। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बहुत बड़ी क्रांति थी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई ग्रह आपके जीवन में सकारात्मक फल दे रहा है तो वह केवल इसलिए नहीं कि वह उच्च का है, वही जो मैंने बोला, बल्कि इसलिए कि वह उन भावों
कि प्रतिनिधित्व करता है जो आपके जीवन के लिए अनुकूल है, मतलब जिसका आप प्रयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान है, अगर वो कमिटमेंट हो गया तो मिल जाएगा आपको। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आया उसकी जॉब के लिए वो परेशान है, और आपने देखा कि अगली जो दशा आ रही है वो जॉब देने वाली दशा है, तो आप बोल दीजिए इस वक्त आपको जॉब मिल जाएगी। कह रहा नहीं अभी हमें दे दो, भाई कह रहा अभी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, अभी अभी कह दो, अभी अभी जो आपकी मैरिज की दशा चल रही है, तो भाई पहले अभी मैरिज होगी, क्योंकि जो दशा आई वो तू कह रहा है ये उच्च का नीच का, अरे ये सब बेकार है। इसका क्या लॉजिक है यहां पर, यही इन्होंने हाईलाइट किया इस चीज को लेकर के। तो कह रहे हैं कि जिसका वो अपनी लाइफ में वो अनुकूल जिस चीज के लिए जीवन के उस चीज के लिए वो देगी वो प्लेनेट की दशा। यह विचार केपी सिस्टम को सबसे अलग बनाता है। इसमें अंधविश्वास, अति उपचार और शुभ अशुभ की धारणाओं से हमको मुक्ति मिलती है, और तथ्य आधारित निर्णय प्रणाली स्थापित होती, लॉजिकल सिस्टम यहां पर जनरेट होता, लॉजिक के साथ सारी बात होगी, लॉजिक के साथ यहां पे सारी बात आई। केपी सिस्टम और 249, जैसे कि अब होता है क्या, हम लोग मेन बात यहां पे करें, मेन बात अगर करें, जैसे देखें कि मेन क्या है, कि अगर हम लोग यहां तक की तो क्लियरिटी आ गई हो कि मेन है क्या। अब बात आती है कि इनका जो सिस्टम है वो क्या है। तो इन्होंने ना प्रश्न ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छा काम किया। क्या हम ये जो कॉन्सेप्ट है ये जन्म कुंडली में लगा सकते हैं? तो आंसर है हाँ, लगा सकते हैं आप, लेकिन बहुत एक्यूरेट टाइम चाहिए। अगर आपके पास 2 से 3 मिनट का भी टाइम ऊपर नीचे है तो मना किया जाता है कि आप कस्पल सबलॉट पर मत उतरिए, मतलब केपी में आपको जरूरत नहीं है, फिर आप नक्षत्र तक काम चला लीजिए, लेकिन फिर आप कस्पल सबलॉट पर मत जाइए। तो ये एक्यूरेसी इतनी अच्छी कहां आएगी, तो ये फिर प्रश्न ज्योतिष में आएगी, क्योंकि इसमें जब व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा उसी वक्त का टाइम डलेगा, तो गलत और सही का लॉजिक ही खत्म। जहां बैठे वहां का प्लेस पड़ेगा, गलत लॉजिक का टाइमिंग, मतलब प्लेस का भी लॉजिक खत्म कि भाई कहां का प्लेस लेना है कहां का नहीं लेना है। एंड साथ में कि टाइम क्या होगा, कि कोई बोल रहा हमें टाइम पता ही नहीं है, नहीं पता, तो जब आप क्वेश्चन पूछने आए तब ये टाइम होगा। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि आप जब भी कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछने आए तो आप 1 से 249 के बीच में एक नंबर मांगिए उससे। कह रहे वो जो नंबर देगा ना, वो उसकी प्रेजेंट टाइम की कंडीशन, प्रेजेंट टाइम में जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो सही पूछ रहा है ये भी आप बता देंगे, कि आप तो केवल मजे लेने आया है, या आपसे बस वो केवल वो देखना चाहता है कि आपको कितना आता है। कुछ लोग आते हैं ना मजे लेने भी चले आते हैं ज्योतिष को, तो ये कुछ लोगों ने तो ऐसा बर्बाद करके रख दिया है, आता कुछ नहीं और चले आते हैं, बस 2 4 किताब पढ़ ली और सोच रहे हैं बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ये भी आप इसके अंदर जान जाएंगे कि भाई वो केवल मजे लेने आपसे आया है, या वाकई जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए वो सीरियस भी है, उसके लिए वो सीरियस है भी। तो ये आपको ये निकाल के देगा कैसे, जैसे हम लोग वैदिक चार्ट में D9 को यूज करते हैं, उन्होंने नवांश के कुल प्रभाव की गणना कर 249 संभावित संयोजन यानी कोर्स ऑफ इवेंट्स को खोजा। इसका उपयोग कर किसी भी घटना की भविष्यवाणी माइक्रो लेवल तक जानी जा सकती है। जैसे 12 यानी कि नौमांश का मतलब क्या होता है, एक राशि के 9 हिस्से। नौमांश का मतलब क्या है भाई, एक राशि 30 डिग्री की, उसका 9वां हिस्सा नौमांश हुआ, यानी 30 को आपने 9 से डिवाइड कर दिया तो लगभग 3 डिग्री 20 मिनट आ गई, ये नौमांश है। इन्होंने 12 × 9 यानी 108 नौमांश, परंतु हम लोग ये जानते हैं वैदिक में, परंतु कृष्णमूर्ति जी ने नवांश के साथ उप नवांश यानी सब लॉर्ड के सिद्धांत को जोड़ दिया, यानी D9 से 3 डिग्री 20 मिनट को भी अगेन आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, 3 डिग्री 20 मिनट को अगेन आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, यहां तक की एक्यूरेसी केपी बताती है। तो आप तो जब भाई D1 आप देख रहे हो, तो D1 तो खैर आप सबको पता है कि D1 में तो बहुत अच्छे आंसर नहीं मिलते हैं, जो भी चाहिए उसके लिए D9 या उसके रिलेटेड आपको डिविजनल चार्ट में जाना पड़ेगा, प्रोफेशन में जाना है D10, एजुकेशन में जाना है D24,
पता ही होगा आपको, मैरिज के लिए जाना, D9 सबके लिए देखना है, D9 सबके लिए देखना है। तो ये आप बोलते D9 देखा तो हमने बहुत माइन्यूट पे चले गए वैदिक में, ये कहते हैं और तुमको उससे नीचे हम घुमा के लाते हैं। यानी D9 का भी, यानी 3 डिग्री 20 मिनट को फिर से अगेन 9 से डिवाइड कर दीजिए। और सिस्टम कैसा उठाए, जो दशाओं का सिस्टम है, यानी केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, इसी सिस्टम से वो डिवाइड करते चले। यही मेन कोर सिस्टम बना, यही मेन कोर सिस्टम बना। तो इन्होंने नवांशों के कुल प्रभाव को मैंने बताया कि स्टडी करी और बहुत डीप में चले गए। तो केपी सिस्टम का जो फंडामेंटल रूल है वो क्या है, वो ये है कि किसी भी घटना की भविष्यवाणी करते समय केवल वही भाव फल देगा जो उस घटना से संबंधित है, बस, जो उस घटना से संबंधित है। और वह भाव केवल तभी सक्रिय यानी एक्टिव होगा जब उसका सब लॉर्ड उस भाव या उससे संबंधित भाव को इंडिकेट करता है। क्या मतलब है इसका, मैं आपको एग्जांपल कुंडली से भी दिखाऊंगा इस बार। यही मेन कोर कॉन्सेप्ट है। जैसे वैदिक में बहुत सारे फार्मूले, अभी जो बैच चल रहा है मुझे लगता है कि 1.5-2 साल से बैच चल रहा है, अभी हम लोग जो है वही चल रहे हैं, क्या नाम, बेसिक ही कर रहे हैं, एडवांस पे भी उतरे ही नहीं पिछले 1.5-2 साल से। जो लोग पढ़ रहे हैं वो जानते ही होंगे। इसमें इतना फार्मूला ही नहीं, इसमें मेन ये फार्मूला है। और घटना के अनुसार उन्होंने भाव दे दिए और भाव के सहायक भाव दे दिए, भाव के सहायक भाव दे दिए। नौकरी के लिए दूसरा छठा 10वां भाव, शादी के लिए दूसरा 7वां 11वां भाव, नौकरी के लिए 2 6 10 11 भी आप जोड़ दीजिए। तो अब 2 का क्या मतलब है, 6 का क्या मतलब है, 10 का क्या मतलब है, 11 का क्या मतलब, वो सब जो मैं इस कोर्स के अंदर आपको पीडीएफ भी दूंगा हर फार्मूले वाइज, कि भाई ये भी लगा के दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए ये व्यक्ति का क्वेश्चन है, इस भाव से रिलेटेड है, इस भाव का जो कसफल सब लॉर्ड है ये इसका प्लेनेट हुआ। ये प्लेनेट के नक्षत्र को उठाइए आप और देखिए क्या उस नक्षत्र ने, जो व्यक्ति का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वो उन भावों को शो कर रहा है कि उसके नगेट वाले भाव को शो कर रहा है। नगेट मतलब जो इस भाव को मना कर रहे हैं। दो होते हैं, एक घटना है जो मेन हाउस हो गया और उस भाव के सहायक भाव हो गए। मान लीजिए जॉब की बात है तो जॉब के लिए मेन कौन सा हाउस हुआ, 6th हाउस। अब कोई भी प्लेनेट 6th हाउस में नहीं मिल रहा है जो दशा चल रही है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर 2 में भी मिल रहा है तो उसका सहायक भाव हो गया जॉब के लिए। 10वां हो गया उसका सहायक भाव हो गया। 11वां हो गया, ये तो सहायक भाव होगा ही होगा। तो अगर जो चल रही है दशा या क्वेश्चन व्यक्ति पूछने आया है, जिस भाव का क्वेश्चन है उस भाव का कसफल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर इन भावों को शो कर रहा तो वो व्यक्ति कंफर्म हो गया कि ये घटना उसको घटेगी। लेकिन अगर इन्हीं का उल्टा भाव आ गया, उल्टा मतलब जिस भाव की बात मैंने बोली 2 6 10 11 नौकरी देते हैं, 2 7 10 11 व्यापार देते हैं। अब इसका उल्टा यानी वहां से 12वां, 2 का 12वां क्या हुआ, पहला भाव, व्यापार की बात करें। 7वें का क्या हुआ उल्टा, छठा भाव। 10वें का उल्टा क्या हुआ, 9वां भाव। लेकिन 11वें का उल्टा नहीं लेंगे क्योंकि उसी के अंदर इंक्लूड है, ये सब हमारी पीडीएफ में एक एक फार्मूला दिया हुआ है। तो अगर ये एक्टिवेट हो गया तो फिर वो घटना नहीं घटेगी। तो सर हम लोग उसमें नहीं देखना कि वो प्लेनेट उच्च का है कि नीच का है कि दृष्टि जा रही है कि शुभ करिए, ये सब फालतू चीज में देखो, होगा ही नहीं, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। ये अगर एक्टिवेट, और ये मैं अपने पास्ट 7 to 8 ईयर जो मैंने केवल केपी एस्ट्रोलॉजी में इसको लेकर बता, बाकी वैदिक 20 साल से है, भृगुनंदी नाड़ी भी लगभग लगभग 4-5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रैक्टिस मतलब सीखा तो बहुत पहले, केपी में 7-8 साल से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं, वैदिक तो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं। ये किताबों में लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, ये सब नहीं चलता। जो लोग जानते हो हमको अच्छी तरह जानते, जो लोग नए वो तो नहीं पता, लेकिन जो जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं विदाउट एक्सपीरियंस बात नहीं करता मेरी, इसीलिए जो भी मैं प्रेडिक्शन देता हूं मैं सबको सोच समझ के इसी पे दे देता हूं। टाइम कब लगा,
जो पूछने आया उसको समझ में भी आ गया, आंसर मिल गया, और उसके रेमेडी भी आप करवा सकते हैं, कैसे वो भी मैं बताता हूं, उपचार भी। तो मेन पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी का यही कॉन्सेप्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है ले लो, यही लगाना है। किसी भी घटना की भविष्यवाणी करते समय केवल वही भाव फल देगा जो उस घटना से संबंधित है, और वह भाव केवल तभी एक्टिवेट होगा जब उसका सब लॉर्ड उस भाव या उससे संबंधित भाव को इंडिकेट करता है। अगर उसका उल्टा भाव एक्टिवेट हो रहा है तो घटना नहीं घटेगी। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर मान लीजिए जो भाव और सहायक भाव वो भी है और उसको नेगेट करने वाले भाव भी, यानी कि उसका विरोध करने वाले भाव भी है, अब क्या होगा? तब दोनों चीजें होंगी। अब दोनों चीजें मतलब व्यक्ति का काम होगा भी और थोड़ी उसमें समस्या भी आएगी। तो समस्या हो करके काम होगा, समस्या हो करके काम होगा, आराम से नहीं होगा कि वो गया वहां दिया, नहीं। ये तभी होगा जब एकदम वही वाले भाव आ जाए जो उसको दे रहे हैं, खत्म। और जब उसके नगेट करने वाले आ रहे हैं तो उसमें समस्या भी आएगी। केवल नगेट करने वाले हैं, काम ही नहीं होगा। और इसको भी हम और माइक्रो लेवल पर तक कंफर्म करके लिख सकते हैं 90 to 95% रिजल्ट पे कि ये घटना इस वक्त घटेगी। कैसे, उसका भी मैं आपको दिखाता हूं। तो यही नियम है जो डिसीजन लेने में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। अगला अगर हम चले आगे, ये डिसीजन ऑफ इवेंट्स, भाव सक्रियता का सिद्धांत क्या है? यदि कोई भाव किसी घटना से संबंधित है, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसका उपस्वामी यानी सब लॉर्ड भी उसी घटना से संबंधित हो गया, तो वो निश्चित रूप से घटेगी। मैं यही बता रहा था। क्या मतलब है इसका? कि अगर किसी भी हाउस आपसे क्वेश्चन कोई पूछने आया कि भाई बच्चा ना पढ़ नहीं रहा है, तो क्या ये पढ़ेगा? तो पढ़ाई का हाउस वैसे वैदिक में फिफ्थ हाउस है, लेकिन यहां पर हम लोग ना फोर्थ हाउस लेते हैं। तो 2 4 5 11, 2 4 5 11 इसके मतलब पूरे भाव हो गए। अब अगर आपने फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड पकड़ा, कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखा, हमेशा नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखना, वो भी मैं बता दूंगा। नक्षत्र लॉर्ड देखा, और वो नक्षत्र लॉर्ड 2 4 5 11 को शो कर रहा है, पढ़ेगा। और अगर उस प्लेनेट का, जिसका प्लेनेट आप जिस प्लेनेट का नक्षत्र देख रहे थे, उस प्लेनेट का सब नक्षत्र लॉर्ड भी 2 4 5 11 शो कर दिया, कन्फर्म है, आपकी बात कोई काट नहीं सकता। यहां यही जो मैंने बात बताई ना, यानी उस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड और उसका उप नक्षत्र लॉर्ड, यानी सब लॉर्ड और उप सब यानी कि सब सब लॉर्ड, अगर दोनों एक ही बात को इंडिकेट कर रहे हैं, वो घटना घटेगी, चाहे वो प्लेनेट नीच का हो और चाहे एकदम बर्बादी क्यों ना, षडबल में जीरो ही क्यों ना हो। 1.4 का रेशियो लेते हैं ना षडबल में, वो एकदम ही बेकार क्यों ना होगा, तब भी वो घटना घटा देगा। यही है यहां पर कोर पॉइंट कि प्लेनेट की जो स्ट्रेंथ आप वैदिक में षडबल से देख रहे हैं, आगे जाकर के जैमिनी लगा के उसकी डिग्री से देख रहे हैं कि कुमार अवस्था में है कि युवा अवस्था में है, ये अवस्था में है कि वो अवस्था में है। फिर आप उसमें सर्वाष्टक उठा के चेक करें कि उस भाव को कितने सर्वाष्टक मिले, फिर उस भाव का भाव बल निकाल के देख रहे हैं। तब अगर उस डिसीजन पे तब भी अभी अभी हिल रहे हैं कि भाई क्या है, होगा कि नहीं होगा, तो आप कहते हैं हाँ भाई हो तो सकता है, बट मन में अभी भी चल रहा है यार नहीं हुआ तो ये हमारी खोपड़ी का। यहां ऐसा कोई चक्कर नहीं। यहां पर अगर वो प्लेनेट, उसका नक्षत्र लॉर्ड और उस प्लेनेट का उप नक्षत्र लॉर्ड दोनों एक ही बात कह रहे, होगी घटना, होगी। बहुत लोग जब मैं ये बात बताता हूं, लोग कहते हैं किताबों में अच्छा लगता है। भाई मैं एक्सपीरियंस से बात करता हूं, मैंने ये प्रेडिक्शन कर करके लोगों को बताई है। मैं कभी किताबों की बात पे उतना ही विश्वास करता हूं, मतलब है तो सारा हम लोग भी किताब से ही पढ़ते हैं, गुरुजी से पढ़ा, किताबों से पढ़ा, अपनी सेल्फ स्टडी बुक से है, इतने बड़े ज्ञाता तो है नहीं हम लोग। तो किताबों से और गुरुजी से जो मिला वो लिया, लेकिन उसको कुंडली में भी तो लगाना होगा। कुंडली में अगर वो लग गया भाई, कॉन्फिडेंस आपका डबल हो गया, धीरे धीरे आपका नाम उठने लगेगा। लेकिन मेहनत तो पहले करनी पड़ेगी आपको जरा सी। तो ये है इसका दूसरा मेन मेन जो है कोर कॉन्सेप्ट। अब प्रश्न कुंडली जो मैंने 1 से 249 बताया, उसमें क्या क्या चीज है? जब भी किसी प्रश्नकर्ता के मन में कोई स्पष्ट और प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो, आपके पास कोई मजे लेने के लिए आ गया, अरे ये बताओ यार तुम घूम रहे हो, जरा बताओ हमारी शादी होगी कि नहीं होगी,
इमीडिएट भगा दीजिए, निकल लो यहाँ से, जरूरत नहीं है, तुमको क्यों बताएं, मेहनत हमने करी, मजे लेने के लिए आया है आपके केवल। क्योंकि ज्योतिष में ऐसे मजे दिलाने वाले लोग भी आ गए हैं। ये बताओ, ये हमारा जो है वो आजकल तो ये सब चरित्रहीन वाले लोग भी आ गए ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अजीब टाइप के लोग पूरा पूरा बना के रखा है, चरित्रहीन टाइप के लोग वो भी आ गए हैं कि हमारी वो भाग गई। कुछ तो ऐसे फोन करके बोलते, मतलब हमें तो मन में लगता है कि फोन के अंदर घुस के मारे होंगे। शादी हो गई है फिर भी पूछ रहे हैं उनके साथ चलेगा नहीं चले, क्या तमाशा चल रहा है ज्योतिष में। ये ज्योतिष इसीलिए बनी हुई है कि चरित्रहीनता करो, क्या तमाशा चल रहा है ये सब। तो आंसर नहीं देने की जरूरत है, बल्कि गाली और देख भगा दीजिए इन लोग। ये लोग केवल करप्ट आदमी है, जैसे अपना चरित्रहीन है, उनके मां बहन नहीं है, वैसे आपको बनाने आए और आपके मजे ले रहे हैं केवल। मजे दे कौन रहा है? हम। क्यों मजे दे रहे हैं? हमें 200 रुपए दे देगा, 100 रुपए दे देगा, 1100 दे देगा, 2200 दे देगा, इमीडिएट भगाइए उनको, निकाल। यही लोग तो सब गंदगी फैलाए। चल रहा है कि 10 रुपए में क्वेश्चन पूछे, 15, क्या मजाक है? ये 10-15 रुपए वाला नॉलेज है? जिंदगी निकल गई लोगों की इसमें, काम करते करते 10-15 रुपए में काम चलेगा? पैसा तो सेकंड बात होगी, इज्जत मेन जरूरी है ना। तो जब तक उस व्यक्ति के अंदर एकदम घोर जिज्ञासा ना हो, लेकिन चरित्रहीन लोग से दूर रहिए। वो उनकी गर्लफ्रेंड, ये उनके बॉयफ्रेंड, ये तो मतलब गड्ढा खोद के इनको कुएं में ढकेल देना चाहिए ऐसे लोगों को। और इनको क्रिटिसाइज करिए, क्यों? क्योंकि आप जितना इनको प्रमोट करेंगे ना, ये उतनी गंदगी फैलाएंगे, कभी ज्योतिष को अच्छा नहीं करेंगे। ये हमेशा इसीलिए लोग आएंगे, ये कभी अच्छा नहीं करेंगे। ज्योतिष इसलिए थोड़ी ना बनी है। ज्योतिष बनी है आपके बच्चे कैसे होंगे, आपका फ्यूचर क्या होगा, आप कितना राइज करेंगे। नहीं कर सकते तो इसके उपाय को लगा के कितना आप ग्रो कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि ये सब शादी विवाह तक इसको लिमिट रखा जाए। बहुत आगे तक की ज्योतिष है, बहुत आगे, जितना आप आगे उसको लेके जा सकते हैं, जितनी आपके मन में इच्छा है उतना आप इसको फैलाइए। ये है ज्योतिष। जब भी किसी प्रकार की किसी भी प्रश्नकर्ता के मन में कोई स्पष्ट और प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसी क्षण के समय पर बनाई गई कुंडली को ही प्रश्न कुंडली कहा जाता है। उसी दूसरा, यह कुंडली उस समय का भाव, भाव का मतलब होता है कि क्या उसके अंदर इच्छा है, और लगन ग्रह स्थिति दर्शाती है, और यही से उस जिज्ञासा का उत्तर दिया जा सकता है, जो इसमें हम लोग में यूज करते हैं। दूसरा, अगर हम लोग इसको देखें, इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है। प्रश्न कुंडली उन स्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होती है। कब उपयोगी होती है प्रश्न कुंडली में विशेष रूप से उपयोगी? जन्म समय समय ज्ञात ना हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी को नहीं पता, पता है तो कोई भरोसा थोड़ी ना कि जो आपको टाइम बता रहा है वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। जब जीवन की किसी वर्तमान समस्या का आपको स्पेसिफिक आंसर चाहिए, ये व्यक्ति जा रहा है कोर्ट में, आज उसकी बेल होगी कि नहीं होगी, इमीडिएट आंसर ये देगा कि होगी कि नहीं आज होगी बेल। आज वो व्यक्ति जा रहा, कहीं जेल तो नहीं चला जाएगा, इमीडिएट आंसर देगा। आज ये व्यक्ति जा रहा है नॉमिनेट करने, नॉमिनेशन फाइल करने, क्या इसका नॉमिनेशन होगा, इमीडिएट दे देगा। क्या ये टिकट लेने जा रहा है, होगा कि नहीं होगा, इमीडिएट आंसर देगा। ये व्यक्ति आज इंटरव्यू देने जा रहा है, इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं देगा, इमीडिएट आंसर इसका देगा। हर चीज का आंसर इमीडिएट देगा। ये आप कभी कुंडली में नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति आज आया, अब जा रहे हैं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या आज साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगी, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत तुरंत 10 से 15 मिनट जो फार्मूले हमारे उसमें लिखे हुए, इमीडिएट लगाइए, आंसर करिए, ओके ही रहेगा। अगर उसने कह दिया तो, मतलब जो फार्मूले उसको सटीक बैठ गया तो इमीडिएट आपको आंसर वो दे देगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें आपको निकाल के दे देगा। दूसरा, जब निर्णयात्मक सवाल हो, एकदम डिसीजन लेना हो भाई, कि आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया कि मैं, ये कंडीशन है, बताओ मैं इधर ये काम करूं कि इधर ये काम करूं, प्रश्न कुंडली इसका आंसर देती है, वैदिक जन्म कुंडली इसका आंसर नहीं देती। केपी सिस्टम में 249 नंबर्स की जो संभावनाओं का विशिष्ट संख्याओं से प्रश्न कुंडली का गहन विश्लेषण कर उत्तर निकाला जाता है, जो 1 से 249 के बीच में आप इसको अप्लाई करते हैं, उसमें आपको आंसर पूरा निकाला जा सकता है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आएगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिखाता हूं। मतलब अब ये तो खैर अभी क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप यहां पे ये क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। कैसे बताना, मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं। ये एफएमएरिस का सॉफ्टवेयर, आप कोई भी, आजकल तो एस्ट्रोसोइस का भी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, वहां केपी भी डाल के आप लगा सकते हैं इसको। बाकी मैं कभी फ्री की कोई चीज यूज नहीं करता हूं, मैं हमेशा हर चीज पैसे की यूज करता हूं, फ्री का मुझे नहीं चाहिए। क्यों?
वो सब फिर ऋण बढ़ाने लगता है। और फ्री का एक पैसा कोई भी, जितना भी सिस्टम है सब, कुछ भी जो उसका पैसा होता है वो दिया जाए। फ्री का कोई सिस्टम हम यूज नहीं करते। देखिए यहाँ पे जाइए, ये एफएमएरीज का बहुत सस्ता आता है, 3-3.5 हजार सॉफ्टवेयर आता है, अपना ले लीजिएगा। ये हमने लिया था, मुंबई के हैं, उनसे लिया था। बाकी अब ये इसमें भी आता है, एस्ट्रोसेज में भी ये इंक्लूडेड है केपी का, तो केपी डाल के वहां देख लेंगे, आपको मिल जाए। ठीक, करना क्या, केपी एस्ट्रोलॉजी पे गए, देखिए ये आ रहा है न्यू चार्ट, मतलब हम इसे जन्म कुंडली बना सकते हैं। बाकी जो चार्ट हमने यहाँ सेव किए हैं वो होते हैं। और प्रश्न होरेरी चार्ट, ये देखिए लिखा है ना, इसमें मैंने क्लिक किया, कुछ भी नाम दे दी, चलिए क्वेश्चन ही नाम दे देते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दिया, चलिए क्वेश्चन ही जहां पे कर रहे हैं, मेल है, चलिए ओके। ठीक, नंबर, अब देखिए पूछ रहा है यहाँ पे नंबर 1 से 214 है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, वन इसी 249 को 2193 तक लेके गया है। ये भी, बट ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है इस पे हमारा, मतलब काम अच्छा नहीं करता है। ये बहुत अच्छा काम करता है 1 से 249 के बीच में। करंट टाइम की जरूरत नहीं है, कुछ लोग नंबर नहीं बताते, जो जिस समय वो आए वही टाइम यहाँ यूज कर लीजिए, तो वही टाइम आ जाएगा। लेकिन मेन नंबर पे काम करना जरूरी है। नंबर का कॉन्सेप्ट दे दे, जैसे मन में आया कि भाई, कि जो है कोई व्यक्ति आया है और उसके बिजनेस की क्या स्थिति चल रही है, बिजनेस, तो मैंने बोला चलो 45, 45 नंबर बोल दिया। अब 45 को मैंने यहाँ टाइप किया, 45 टाइप किया, देखिए ये आगे डेट, आज की डेट चल रही, समय 1952 23 सेकंड, इससे एग्जैक्ट तो नहीं मिल सकता आपको। और क्रिएट पे चलेगा, ये चार्ट बन गया। यहाँ पर आपको हो सकता है ना दिख रहा हूं, मैं इसको वो कर देता हूँ। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर ये जैसा भी मैंने देखा, एक 45 नंबर डाला था, देखिए हॉनरी नंबर 45, मेल, आज की डेट 20 जुलाई 25 1952, मतलब किस टाइम है 1952 23 सेकंड। ठीक, यहां पर आइए, क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था, हाँ अब देखिए, कोई व्यक्ति आई तो रैंडमली मैंने उठाया, रैंडमली उठा करके ये क्वेश्चन पूछा कि भाई जो व्यक्ति आया है, जो व्यक्ति आया है, क्या उसका, क्या मतलब जो उसका व्यक्ति है, मतलब उसका करियर से रिलेटेड क्वेश्चन था। किससे रिलेटेड क्वेश्चन था, करियर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अभी तो मैंने रैंडमली पूछ लिया, अब आप ये कैसे देखेंगे कि उस व्यक्ति ने क्वेश्चन सही पूछा कि नहीं पूछा। जैसे आप देखिए, मैंने तो ऐसे रैंडमली उठाया था, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं था बिजनेस को लेकर के। तो मून, चंद्रमा, चंद्रमा 7वें भाव, 10वें भाव, दूसरे भाव से कनेक्टेड है या नहीं। अगर सात, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का है, 10वां भाव प्रोफेशन का है, और 11वां भाव तो भाई हर चीज का, गेन का, और दूसरा भाव भी पैसे का है, आपके पैसे की कंडीशन क्या, सेव्ड मनी क्या है। अगर 2, 7, 10, 11, 11 से चंद्रमा कनेक्टेड है किसी तरीके से, कैसे वो भी बता दे रहे, या चंद्रमा उसी हाउस में बैठा हो। हाँ एक बात और समझिए, जब आप केपी देखेंगे तो यहां आपको निरायना भाव चलित की कुंडली उठानी है, ये D1 चार्ट है, D1 चार्ट की कुंडली नहीं लेनी, निरायना, निरायना भाव की लेनी, निरायण भाव उसको हिंदी में कहते हैं, निरायना भाव उसकी कुंडली आपको लेनी, निरायना भाव, क्लियर है ना, निरायना कुंडली आप इसकी लेंगे, निरायना भाव। आप ये नहीं लेंगे, कौन सी, कौन सी नहीं लेंगे, D1 नहीं लेंगे, निरायण भाव चलित। तो निरायण भाव चलित के अंदर अगर ये चंद्रमा किससे किससे कनेक्ट हो जाए, जो व्यक्ति का क्वेश्चन है उन भाव से, उन भावों से या उनके सहायक भाव से कनेक्टेड है, तो वो क्वेश्चन सही पूछ रहा है। एक दूसरा, या चंद्रमा, आप देखिए यह प्लेनेट की कंडीशन, जैसे आज चंद्रमा नक्षत्र लॉर्ड, ये RL मतलब राशि लॉर्ड है, NL मतलब नक्षत्र, और आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, वह हिंदी में भी है ऑप्शन, बट हिंदी में हम समझ नहीं पाते। ठीक है, ये सब लॉर्ड है, ये ऐसा यानी सब सब लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड, उप नक्षत्र लॉर्ड, उप उप नक्षत्र लॉर्ड। सब लॉर्ड का मतलब लॉर्ड मतलब नक्षत्र यहां ले लिया जा रहा है, नक्षत्र लॉर्ड, सब नक्षत्र लॉर्ड, ये SNL होता है, बट ये है उप नक्षत्र लॉर्ड, ये उप उप नक्षत्र लॉर्ड हो गई। तो चंद्रमा नक्षत्र लॉर्ड कौन हो गया, मंगल, और उप नक्षत्र लॉर्ड कौन हो गया, मंगल। यानी जो प्लैनेट है अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड या उप नक्षत्र लॉर्ड भी इन भाव से कनेक्टेड है तो व्यक्ति का क्वेश्चन सही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा किसी से फील्ड से रिलेटेड, चंद्रमा या उसका नक्षत्र लॉर्ड उन भावों
या उनके सहायक भावों से जुड़ा होना जरूरी है। चंद्रमा उन भावों और उनके सहायक भावों से जुड़ा होना जरूरी है, या चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड या उप नक्षत्र लॉर्ड अगर उनके सहायक भावों से जुड़ा हुआ है या मेन भाव से जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति का क्वेश्चन सही। देखिए मैंने रैंडमली पूछा था, मेरा तो कोई पर्पस नहीं था ना बिजनेस जानना। देखिए चंद्रमा कहां का दिखा रहा है, 12वें का दिखा रहा है, मतलब हम यहां पे तमाशा कर रहे हैं, इसे मजे ले रहे हैं। देख लिया आपने क्या एक्यूरेसी की, आपको इमीडिएट समझ में आ गई। अगर क्या लिखा था मैंने अभी उसमें, जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछने आया है अगर उसके वाकई मन में जिज्ञासा है, उसके वाकई मन में जिज्ञासा है तो वो उसका आप समझ लेंगे कि वो क्वेश्चन सही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। देखिए हमारे मुल्क में कोई जिज्ञासा थोड़ी ना था कि हम बिजनेस के बारे में जानेंगे, नौकरी के बारे में जानेंगे या किसी के बारे में जानेंगे, हमारे में कोई जिज्ञासा नहीं थी। तो चंद्रमा बता ही नहीं रहा है, आप देखो ना, आपके सामने है ना, मैंने तो नहीं कहा कि भाई सही बात है गलत बात, देखिए आपके सामने है। चंद्रमा कहीं से कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है। 10वें से नहीं कनेक्टेड है, ना दूसरे से कनेक्टेड है, ना 7वें से कनेक्टेड है, ना 11वें से कनेक्टेड। चंद्रमा खुद अपने नक्षत्र में बैठा, उसका भी कोई कनेक्शन नहीं है यहां से। तो आपके सामने है। अब आते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया। अब आते हैं कि कैसे देखना है। तो बिजनेस का भाव होता है 7th हाउस। 7th हाउस ये देखिए लिखा है ना कस्प, यहां कस्प कहा जाता है। 7th हाउस, 7th हाउस का सब नक्षत्र लॉर्ड एसएल कौन बना? मंगल बना। मंगल दिख रहा है सबको, मेरा हाथ दिख रहा है ना सबको? मंगल बना। यहाँ पे अगर एडिट हो जाना तो ड्रॉ, ठीक है। अगर जैसे सप्तम है यहाँ पे एडिट देख, यहाँ पे क्या है कि इसमें भी चल नहीं रहा है क्योंकि मैं पीडीएफ यूज कर रहा हूँ। अगर बोर्ड यूज करूंगा तो उस पर चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ अभी आपके सामने। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चंद्रमा सॉरी सप्तम हाउस लिया आपने, सप्तम हाउस लिया। सप्तम हाउस का सब ये लेना है आपको, सब नक्षत्र लॉर्ड एसएल। एसएल मैं इसको फैला दूं क्या थोड़ा, अब आपको दिख रहा होगा। सब नक्षत्र लॉर्ड लेना है। तो 7th हाउस का सब नक्षत्र लॉर्ड कौन हो गया? मंगल, मार्स। मंगल। अब इस मार्स को देखिए, यहां ये प्लेनेट लिखा है। ये थोड़ा एक दो बार आपको आदत पड़ेगी, जो आपके पास सॉफ्टवेयर है उससे आप यूज करिए। जैसे एस्ट्रोसेज में आप उसको यूज करिए, कोई नया परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है। आप जो है आप उसी जो यूज करते हो उसी को यूज करिए। वहां आप एक दो बार समझ लीजिएगा कहाँ कहाँ क्या चीज, जैसे इसका तो मुझे सब पता है, तो मुझे पता चलता है, लेकिन बाकी का तो नहीं पता मुझे। तो ये प्लेनेट है यानी ग्रह, ये जिस राशि में, और ये नक्षत्र लॉर्ड। फिर से सुनिए, जिस का क्वेश्चन है, बिजनेस का क्वेश्चन था, उसका सब नक्षत्र लॉर्ड हमने उठाया मंगल। मंगल, ये मंगल हम देखेंगे आके यहां पर कि मंगल की नक्षत्र में तो कोई प्लेनेट नहीं बैठा। अगर फिर से सुनिए, 7th हाउस का सब नक्षत्र लॉर्ड मंगल है। यहां देखेंगे एनएल में आके कि मंगल की नक्षत्र में कोई दूसरा प्लेनेट तो नहीं बैठा है। हाँ बैठा है, शुक्र बैठा है। तो फिर मंगल अपने इफेक्ट इतने नहीं देगा, तो किसके देगा? मंगल खुद जिस नक्षत्र में बैठा उसके फल देगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मंगल की नक्षत्र में अगर कोई प्लेनेट आपको मिल गया, मंगल मतलब जिस भाव का क्वेश्चन है उस भाव के कस्पल सब लॉर्ड में, कस्पल सब लॉर्ड में का जो लॉर्ड है कौन है? मंगल है। अगर मंगल की नक्षत्र में कोई प्लेनेट नहीं है तो इसी को बोलते हैं नॉन टीनेंटेड, मतलब उसके घर में कोई किराएदार नहीं है, तो वो मंगल खुद अपने घर में रह रहा है तो अपना फल देगा। लेकिन अगर मंगल के घर में यानी मंगल की नक्षत्र में कोई प्लेनेट बैठा है तो मंगल फिर किसका फल देगा? मंगल जिसकी नक्षत्र में बैठा है। बस यही समझना है थोड़ा सा, मैं 2-3 बार इसीलिए रिपीट कर दे रहा हूं। जिस अब ये प्रैक्टिस करेंगे ना 4-5 कुंडली में रट जाएगा, मुझे भी लगता है क्या है यार, लेकिन 4-5 बार आराम से हो गया।
जिस भाव का क्वेश्चन है, जिस कस को बोलेंगे यहाँ पे, उसके नक्षत्र, उसके सब नक्षत्र लॉर्ड को देखिए। जैसे यहां मंगल बना, अब ये मंगल को आपने लिखा और देखा मंगल की नक्षत्र में कोई दूसरा प्लेनेट तो नहीं है, तो यहां देखा हाँ भाई मंगल की नक्षत्र में कौन है, शुक्र है। तो मंगल फिर अपने फल नहीं देगा, बल्कि ये मंगल जिसके नक्षत्र में बैठा, किसके नक्षत्र में बैठा देखिए ना, शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र का फल देगा, शुक्र का फल देगा। अब ये शुक्र पकड़ लिया आपने, शुक्र पकड़ लिया। कैसे? मंगल खुद किसी नक्षत्र में चला गया, शुक्र। जब शुक्र की नक्षत्र में गया तो अब ये निरायण भाव चलित में आ जाएंगे कि शुक्र कहां बैठा, 12वें में, नुकसान। अब ये सब हाउस लिखा है वहां पे, सब जो मेरे नोट्स है। 12वां भाव नुकसान, और मंगल, ए सॉरी, शुक्र की राशि, राशि कहां है, 12वें में, और कहां राशि पड़ी है, 5वें में। तो 5 और 12 हाउस एक्टिवेट है। यानी कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछना है कि मेरे बिजनेस की क्या कंडीशन है, तो आपने देखा कौन सा भाव एक्टिवेट है। कैसे? मैं फिर से बता दे रहा हूं। 7वें भाव के सब नक्षत्र में गए, मंगल है, मंगल की नक्षत्र में शुक्र बैठा है, तो हमने मंगल खुद नहीं पकड़ा। हम ये देखेंगे कि मंगल की नक्षत्र, मंगल खुद किसके नक्षत्र में है, तो मंगल खुद है शुक्र की नक्षत्र में। शुक्र लिया, शुक्र को निरायण भाव चलित में लेके आ गए, और देखा शुक्र खुद 12वें में बैठा है, और शुक्र की राशि 12वें में और 5वें में है। तो हम लिख देंगे शुक्र के आगे 5 और 12, 5 और 12, ये नोट कर दिया हमने, 5 12। अब क्या दिमाग लगा रहे हैं? 5वां होता है कंसल्टेशन का, होता है एजुकेशन का, होता है, और जो लोग पूजा पाठ कराते हैं धर्म सा होता है, जो हम काम कर रहे हैं, भाई टीचर हैं, टीचिंग का भी होता है, शिक्षा जगत से होता है। आप कोई भी काम ऐसा दे रहे हैं जहां पे आप सोल्यूशन लोगों को दे रहे हैं, जैसे ज्योतिष के थ्रू आप लोगों को सोल्यूशन देते हैं ना, उसका उपचार करते हैं, उसका होता है 5वां। तो ये चीज का काम उसके लिए अच्छा होगा, आ गया। और 12वां है तो कह दो भाई नुकसान होगा, लेकिन एक काम करो तुम, यही उपाय हो गया, यही उपाय हो गया क्या, कि तुम एक काम करो, प्लेनेट 12वें में बैठा है, तुम्हें नुकसान ना हो, तो तुम 12वां भाव फॉरेन का भी होता है और इन्वेस्टमेंट का भी होता है। मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करे। आ गया ना, 1 मिनट में आ गया। वो कहेगा अच्छा ये काम स्टार्ट कर दिया, बढ़ गया आगे। अब क्या ये चीज सही में उसकी होगी कि नहीं होगी, समझ में आया ना? ये बहुत डीप है, ऐसे हर चीज को समझते जाएंगे आप, और सबकी चीजें लिखी हुई है। वरना ये जो है 5, उसको 12 था, उसको नुकसान कर सकता था, लेकिन आपने उसको नुकसान से कैसे बचा लेंगे? तो आप कह दो या तो आप ना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड से चीजों को का कंसल्टेशन दीजिए, 5 और 12 को हम जोड़ रहे हैं, या फॉरेन क्लाइंट से को कंसल्टेशन दीजिए। वो कहेगा भाई हमारे तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम कंसल्टेशन नहीं दे सकते, ऐसा करो आप फॉरेन क्लाइंट को कंसल्टेशन। 5वां भाव टीचिंग का, आप जो विदेशी लोग हैं उनको पढ़ाओ, ठीक है ना? समझ में आ गया? बहुत सारी चीजों का 5वां भाव है। 12वां भाव विदेश का है, इन्वेस्टमेंट का है, हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल में बैठ के लोगों को कंसल्टेशन दो। अब वो देख लीजिएगा उस व्यक्ति की अपनी स्किल क्या है, अपनी स्किल क्या है, ये आ गया। अब क्या ये सही में ये रिजल्ट देगा? तो 7वें भाव का सब नक्षत्र लॉर्ड कौन हुआ, मंगल, और मंगल बैठा किसके नक्षत्र में, शुक्र की नक्षत्र में, और मंगल उप नक्षत्र में है बुध की। अब जरा बुध पर भी एक नजर डाल देते हैं हम लोग। बुध है दूसरे भाव में, बहुत बढ़िया, दूसरा भाव सहायक भाव था ना, दूसरे भाव में, और बुध की राशि पड़ी है पहले भाव में। ये थोड़ी खराब हो गई, क्यों? क्योंकि पहले से 12वां हो गया ना ये, और चौथे भाव में। तो भाई कह रहे 2 और 4 भी आ गए, यानी कि बुध आ गया, 2 आ गया, यानी कंफर्म है। अब ये एक इतना फल नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि जहां कोई प्लेनेट बैठता है वहां के फल को ज्यादा पकड़ता है। तो दूसरा भाव पैसे बनाने का है, सेविंग का है, और उसका सहायक भाव भी है बिजनेस का, तो यहां पे फल देगा। और चौथा भाव है, चौथा भाव घर का है, घर से बैठकर भी आप ये काम कर सकते हैं, 100% आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अब इतना काम हो गया। अब वो बोलेगा कि नहीं अभी का समय बताओ हमारा कैसा है, तो हम यहां पे चले गए दशाओं में, दशाएं भी यहां दी हुई है। समझ गए ना? अब हो सकता है आज हमारा लेक्चर जो पहली बार देख रहे हो उससे थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आप मेरा यकीन करिए, 5 6 10 कुंडली के अंदर अंदर आप हमसे भी ज्यादा ज्ञाता बन जाएंगे।
ये जैसे मैं बोल रहा हूं ना, इससे ज्यादा आप बोलने लगेंगे। बस हाउस की नॉलेज, और ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट है केपी का, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब क्या करना है? अब ये करना है कि अभी का क्या समय है उसका। अभी का समय, अभी का समय हो गया, चल रही, देखिए चल रही चंद्रमा की दशा 24 से स्टार्ट हुई 34 तक। तो चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर 8 अप्रैल तक चला, तो चला ही गया। मंगल का अंतर चल रहा है 7 नवंबर तक। अब महादशा को पकड़िए चंद्रमा, फिर से वही कॉन्सेप्ट। चंद्रमा ऊपर आइए, क्या चंद्रमा हमें पकड़ना, चंद्रमा ग्रह हुआ। चंद्रमा की नक्षत्र में कोई प्लेनेट है? हाँ है, चंद्रमा खुद अपनी नक्षत्र में है। और कोई प्लेनेट है? नहीं। तो चंद्रमा अपने फल देगा अब तो, यानी महादशा अपने फल देगी। चंद्रमा कहां बैठी? 12। 100% व्यक्ति को बाहर से कंसल्टेशन मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो उसका नुकसान कन्फर्म हो रहा है, उसका नुकसान कन्फर्म हो रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है। उसको बचाए कैसे? फॉरेन कंसल्टेशन करना स्टार्ट करे, वरना नुकसान हो रहा है। 12 देख लीजिए एक्टिवेट हो गया, चंद्रमा 12वें में, और राशि कहां है? दूसरे में। पैसे का इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है और नुकसान हो रहा है। ठीक है, चंद्रमा अंतरदशा किसकी थी? मंगल की थी। मंगल को आपने पकड़ा। मंगल की अभी देखा आपने, मंगल जो है, मंगल की नक्षत्र में कोई प्लेनेट था? शुक्र था। तो मंगल अपना फल नहीं देगा, शुक्र का फल देगा। और शुक्र फल जो है वो भी 12वें में। तो भाई ये अभी आपका जो टाइम है, कहां तक? 7 नवंबर 2025 तक का। इस वक्त आप बच के चलिएगा, आपको प्रबल नुकसान हो सकता है। और एक चीज और है इसमें, क्या? रूलिंग प्लेनेट, रूलिंग प्लेनेट भी यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये रहे, वैसे तो बहुत सारे इसमें रूलिंग प्लेनेट दिए हैं। अगर यही जो आपने बताया प्लेनेट, कौन कौन से पकड़े? मंगल आया आपके हाथ में, शुक्र आया, बुध आया, चंद्रमा की दशा हुई। इनमें से कोई भी प्लेनेट अगर रूलिंग प्लेनेट में भी आ गया, तो ये बात और ज्यादा कंफर्म हो जाएगी। बस, खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया। क्या करना है? जिस भाव की बात हो उसका कस्पल सब लॉट उठाइए। कस्पल सब लॉट का प्लेनेट देखिए कौन है। अगर वो प्लेनेट की नक्षत्र में कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है, तो वो खुद ही प्लेनेट अपना फल देगा। है तो वो प्लेनेट जिस नक्षत्र में बैठा है वो अपना फल देगा, बस खत्म। और दशा, अंतरदशा और रूलिंग प्लेनेट लगाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। 10 चार्ट में आप मास्टर हो जाएंगे। लेकिन पता हो किस चीज के लिए कौन सा सहायक भाव और कौन सा मेन भाव है, ये पहले पता हो, तो वो जो हमारे नोट्स होंगे उसमें सब आपको दिए जाएंगे। और मैं इसको खुद ही यहां बोल बोल के आपको बताता जाऊंगा। मेन कॉन्सेप्ट ये है किसका? केपी का। तो आप देखिए, केपी तो मैंने देखा तो 1 1.5 घंटे में खत्म हो गया अगर देखा जाए। अब काम क्या बाकी रह गया? अब काम बाकी रह गया कि आपको जो है कितना जो है हाउस और उसके सहायक हाउस पता है, और उसका नेगेशन कितना पता है, और कितना आप यूज कर रहे हैं। बस इस प्रकार से हम लोग केपी में प्रश्न का एकदम एग्जैक्ट आंसर दे सकते। तो हमारे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूं, क्या केपी की मतलब की इंपॉर्टेंस है, और केपी किस प्रकार से वर्क कर रही है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसी का बैच हमारा 3 अगस्त 2025, 3 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका मैंने काफी लोगों ने तो एडमिशन ले लिया है। जिसका मन है, जो करना चाहता, केवल वही है, फालतू लोग ना आए, वो दूर रहे, वही इसमें एडमिशन लीजिए। 6 to 7 मंथ का कोर्स इसलिए चलेगा क्योंकि मुझे सबके हाउस बताने हैं कि किसका हाउस क्या है, और इसी में प्रैक्टिस करानी है। किसका क्या हाउस है, किन घटनाओं का क्या हाउस है, क्या उसका सब हाउस है, मतलब कि उसके हेल्पर हाउस कौन से है, और उसका नेगेट कौन सा, और रूलिंग प्लेनेट कैसे यूज करने। तो ये 7 महीने का टोटल कोर्स है, पता ही होगा। जिसको भी करना है वो एडमिशन ले सकता है। फीस सबको पता है, 23 तक 15,000 है ओवरऑल अभी। बाकी उसके बाद 17,000 हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 20,000। लेकिन जिन्होंने हमसे कभी भी पढ़ा होगा उसके लिए 17,000, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए 20,000 हो जाएगी फीस। सारी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, मतलब रिकॉर्डिंग मतलब आप लाइव पढ़ेंगे हम लोग, और साथ में रिकॉर्डिंग भी होती जाएगी, उसको आप कभी भी देख सकते हैं। एक नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब रेडीमेड मैंने बना दिए, वो आप पकड़िए, उठाइए, देखिए, लगाइए और काम करना स्टार्ट करिए। तो जिसको भी करना है वो ये कोर्स में एडमिशन अपना ले ले, बाकी करे तो उसके लिए अच्छा होगा, उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जिसको प्लैनेट्स, हाउसेस की जितनी डीप में नॉलेज होगी उतना अच्छा करेगा। नहीं भी नॉलेज हो तो नोट्स काम करेंगे हमारे, मैं बताऊंगा भी।
तो आज का वेबिनार यही था। किसी को अगर कुछ बोलना है तो बिल्कुल बोले, ना माइक ऑन कर सकता है, हमारी तरफ से परमिशन है। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी, बताइए। गुरुदेव वो हिंदी में ही बताएंगे ना आप तो? जी क्या? हिंदी में ही बताएंगे सब? हाँ, सारे नोट्स हिंदी में हैं, सारे नोट्स हिंदी, जैसे मैं बता रहा था वैसे ही बताएंगे। ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा मतलब इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आपके पास एस्ट्रोसेज होगा ना, तो उसमें तो हाँ सब जी। हिंदी में, आप अपनी सेटिंग कर लीजिए। तो वो जी सब गुरुदेव। हिंदी में है, हमारे पास जो भी चलेगा वो सब हिंदी में चलेगा। हमें हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती। अच्छा हफ्ते में 2 क्लास होगी? हफ्ते में 2 क्लास होगी, सैटरडे एंड संडे। टाइमिंग होगी शाम को 7 से 8:30। शाम को 7 से 8:30, क्योंकि उसके ठीक बाद है। दूसरा बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो 7 से 8:30 क्लास होगी। जो भी क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग होगी। आप लोगों ने तो पहले भी क्लास ली है। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो बताएं। ये पूछ रहे हैं कि बिना वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ये सीख सकते हैं? हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल सीख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। बिना वैदिक की जरूरत, वैदिक की तो जरूरत नहीं है। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, वैदिक के बिना आप सीख सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। फिर जो हम लोग मिलते हैं, आपको एडमिशन ले लीजिएगा। 3 अगस्त से ये बैच स्टार्ट है, जिसको भी लेना वो ले सकता है। मैंने सारी टर्म एंड कंडीशन बता दिए। आप जो भी मतलब जैसा भी अगर कुछ है तो मुझसे बात कर लीजिएगा, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज डाल दीजिएगा। तो फिर कुछ भी अगर दिक्कत हो तो मुझसे बात कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। सभी को नेक्स्ट, सभी को जय श्री राम।